देखो बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10th का 10वां का कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, वास्तविक। वास्तविक नंबर को हिंदी में कहते हैं संख्या। रियल को क्या बोलते हैं हिंदी में? वास्तविक। और नंबर को हिंदी में संख्या बोलते हैं। तो आज हम ये चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर में क्या पढ़ने वाले हैं? तो टाइप्स ऑफ नंबर, यानी कि टाइप्स को हिंदी में बोलते हैं प्रकार, ऑफ को का और नंबर को संख्या। यानी कि इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? संख्या की प्रकार। संख्या के प्रकार। यहाँ तक तो समझ में आया आपको? और उसके बाद हम पे क्या ये जब पूरा पढ़ लेंगे, इसमें बहुत सारा पढ़ना है। लगभग हम आपको 11 को संख्या पढ़ाएंगे, इसका 11 को प्रकार पढ़ाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, सर आपको अभी याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और ये चैप्टर बहुत आसान है, ठीक ना? इस चैप्टर से जो भी आपको परीक्षा में क्वेश्चन आएगा बहुत जल्दी बन जाएगा और आसानी से बन जाता है, बहुत आसान है। खाली हम जिस तरीके से बताते जा रहे हैं उस तरीके से आप ध्यान से पढ़ते जाइए, देखते जाइए, और जो जो हम बताएंगे ना उसको आप नोट करते जाइएगा, ठीक है? चलिए, अब ये जब 11 को जब ये ख़त्म हो जाएगा इसका प्रकार, तब हम पढ़ाएंगे यूक्ली विभाजन प्रमेयिका। इसको बहुत ऐसे किताब में, अलग अलग किताब में यूक्लिड भी बोलता है, ठीक है? यहाँ पे ड, लेकिन चलिए यूक्लिड बोलिए या यूक्लिड बोलिए, कोई अंतर नहीं है, ठीक ना? सब बुक अलग अलग अपना लिखता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए, आपको क्या इसको समझना है, यूक्ली विभाजन प्रमेयिका। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है? तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो अब स्टार्ट करें क्या? यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अच्छे ज्ञान के साथ साथ बहुत अच्छा नंबर भी लाना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी चैप्टर को विस्तार से सिखाते हैं। तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का इज्जत तुम्हारे रिजल्ट पर निर्भर करेगा जी, इसलिए अभी से मेहनत करना स्टार्ट करो जी। तो स्टार्ट करें क्या? तो देखो बच्चों, अब जो है हम लोग स्टार्ट कर देते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं जानते हैं? नहीं जानते हैं? प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल, NUMBER। इसको नाटुरल नहीं पढ़िएगा, इसको नेचुरल पढ़ते हैं, ठीक है? नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। यहाँ तक तो अब आपको समझ में आया, लेकिन अब ये समझना है कि भाई प्राकृत संख्या कहेंगे किसको, ठीक है? तो प्राकृत संख्या कहते हैं कैपिटल N को, ठीक है? यानी कि इसको सूचित किया जाता है कैपिटल N से। अब N का वैल्यू क्या होता है? तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, इस तरीके से अनंत तक हो सकता है, ठीक है? यानी कि 1 से स्टार्ट होता है, 0 से नहीं, माइनस में नहीं। ये सब माने कि प्राकृत संख्या जो भी होता है ना, 1 से इधरे होगा, ठीक है? 0 भी नहीं होगा, -1 भी नहीं होगा, 1 से इधर होगा, ठीक है? तो प्राकृत संख्या तो ये आप पढ़े भी होइएगा 8वां 9वां 10वां में, 8वां 9वां में, लेकिन अब अगर नहीं याद था तो कोई बात नहीं है। पहला नंबर तो आप जान गए, प्राकृत संख्या। चलिए, अब दूसरा नंबर भी जान लीजिए क्या होता है। दूसरा नंबर जो होता है होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं जानते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। देखिए, होल को हिंदी में पूर्ण कहते हैं और नंबर को संख्या। चलिए, तो होल नंबर पूर्ण संख्या को सूचित किया जाता है कैपिटल W से, ठीक है? अब कैपिटल W कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है? यानी कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से 1 2 3 4, इस तरीके से कहाँ तक जाएगा?
इनफाइनाइट तक जाता है, अनंत तक जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो ये दो आपको खत्म हो गया। चलिए अब उसके बाद है तीसरा नंबर में, अब जो है इंटीजर्स के बारे में समझना है। तो इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं जानते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर को सीधे आई लिखते हैं या सीधे ऐसे ही याद रखिए आप, पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक स्टार्ट कहाँ से होता है जानते हैं? पूर्णांक होता है माइनस इनफाइनाइट से लेके -2, -1, 0, अब 1 0 के बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इस तरीके से प्लस इन्फिनिट तक। यानी कि माइनस इन्फिनिट से स्टार्ट होता है तो प्लस इन्फिनिट तक इसका वैल्यू होता है पूर्णांक का। ठीक है, या इंटीजर्स का ही, इंटीजर पूछेगा आपसे कि पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक होता है, तो या पूर्णांक संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है, तो माइनस इन्फिनिट से लेकर के प्लस इन्फिनिट तक होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब चौथा नंबर में आपको सीखना है इवेन, इवेन NUMBER, इवेन नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर लिख दीजिए, NUMBER, इंटीजर नंबर लिख दीजिए। इवेन नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं जानते हैं? इवेन को हिंदी में बोलते हैं सम, और नंबर को तो संख्या को हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे। ठीक ना, चलिए तो इवेन नंबर मतलब सम संख्या वैसा होता है जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। ठीक है, तो 2 से भाग कौन कौन में लगेगा? 2 में लगेगा कि नहीं लगेगा? 4 में लगेगा कि नहीं लगेगा? 6 में लगेगा कि नहीं लगेगा? 7 में लगेगा? नहीं लगेगा, तो ये नहीं होगा। 9 में लगेगा? नहीं। 10 में लगेगा? होगा। यानी कि इस तरीके से आप जा सकते हैं। ठीक है, या ये तो प्लस वाला होगा, बोलेंगे माइनस वाला होगा कि नहीं? तो होगा भाई, इसमें 2 से भाग लगेगा ना। -4 में भी अगर 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग लगेगा। यानी कि सम संख्या जो है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा सम संख्या उसी को कहेंगे जिसमें 2 से भाग लगाएंगे तो पूरा कट जाए। यहाँ तक समझ में आया? सम संख्या किसको कहते हैं? जिसमें वैसा संख्या है जिसमें 2 से भाग लगाने पर पूरा कट जाता है। ठीक ना, चलिए अब इसी का एक और होता है, इवन नंबर था ये, अब है ऑड नंबर, ऑड नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑड को बोलते हैं विषम संख्या। ऑड को हिंदी में विषम बोलते हैं। ठीक ना, चलिए तो विषम संख्या कौन होता है? यानी कि वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग लगाएंगे तो पूरा नहीं कटेगा। तो बताइए, ये 1 हो सकता है विषम संख्या, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, इस तरीके से। और ये भी माइनस में हो सकता है, जैसे -3 हो सकता है, -5 हो सकता है, -13 हो सकता है, ये सभी हो सकता है। तो यानी कि आपको देखिए 11 को में से आपको 5 संख्या तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब जो है, अब छठा नंबर में हमको सीखना है प्राइम नंबर। ठीक है, PRIME, प्राइम NUMBER, प्राइम नंबर। प्राइम को हिंदी में क्या कहते हैं जानते हैं? प्राइम को बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। ठीक ना, तो अब आपसे पूछेगा कोई कि भाई बताओ अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो अभाज्य संख्या कहना है उसको जो सिर्फ 1 से कटेगा और वो अपने आप से कटेगा। ठीक है, 1 से और अपने आप से जो संख्या कटता है वो संख्या क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2, 3, 4, 7। अच्छा 4 बताइए, 4 होगा कि नहीं? देखिए 4 जो है 1 से तो कटेगा ही, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। हम क्या बोले हैं? 1 से कटे नहीं तो खाली अपने आप से कटे। ये तो दूसरे से भी नहीं कट गया, 4 नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आपसे पूछ सकता है भाई बने इस तरीके के 7 के बाद 11 भी हो सकता है, उतना आपको टेंशन नहीं लेना है। 11 के बाद 13, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से आप समझ गए कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसा संख्या जो 1 से कटे और फिर अपने आप से कटे, बाकी और किसी से नहीं कटना चाहिए।
ठीक है, तो वो संख्या कहलाता है अभाज्य संख्या, ठीक ना। अच्छा, अब इसमें आपसे पूछेगा कि भाई बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा, इसको याद कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक ना। अच्छा, अब एक और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई बताओ 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितना होता है। अभाज्य संख्या कितना, 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितना, ये आप बता सकते हैं। चलिए आप दिमाग लगाइएगा, ठीक ना, हम बता देते हैं अभी, अन्य तो दिमाग लगाइए। एक और हम तो लिख देते हैं 50 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितना होगा। चलिए इसका दिमाग लगाए हैं, कितना आया है आपको नहीं पता चला है तो हम लिख देते हैं इसका 15 होगा। और 50 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितना होता है, मात्र 10 होता है। तब पूछेगा कि भाई 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितना होगा। तो देखो 50 तक में 15 और 50 से 100 तक में 10, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 25। यानी कि 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या मात्र 25 को होता है। तो ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब आपका 6ठा नंबर सीख लिए, चलिए अब 7वां नंबर भी सीख लीजिए, ठीक ना। तो 7वां नंबर जो है, 7वां नंबर में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है, POSIT, कंपोजिट NUMBER, कंपोजिट नंबर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं जानते हैं, भाज्य संख्या। ये था अभाज्य और ये है, इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। तो अब आपसे पूछेगा कि भाई भाज्य संख्या कौन कौन होता है, ठीक है। तो भाज्य संख्या जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इस तरीके से, मतलब कि जो एक से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा और दूसरे से भी कट सकता है। जैसे मान लीजिए 6 है तो 6 एक से कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है और अपने आप से भी ये कट सकता है, ठीक है। तो वैसा संख्या क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसमें आपसे पूछ सकता है कि भाई बताओ सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन होता है। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है, याद रखिएगा। इसमें था सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा कौन, तो 4 होता है, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब देखिए, अब हम लोग 8वां नंबर सीख लेते हैं। 8वां नंबर में आपको क्या सीखना है, रेशनल नंबर, REATIONAL, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो आप बोलिएगा सर कि रेशनल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो रेशनल को बोलते हैं परिमेय, और नंबर को हिंदी में संख्या, ठीक है। तो पूछेगा भाई कि भाई बताइए परिमेय संख्या कौन कौन होता है। तो परिमेय संख्या आपको जानने के लिए ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पर P/Q के फॉर्म में होगा और उसमें भी एक शर्त है कि जो Q जो होगा Q 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, तब परिमेय संख्या कहलाएगा। तब इसका उदाहरण देखिए, जैसे हम बोलेंगे, उदाहरण को हम ईजी लिखते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण को ईजी लिखते हैं, मतलब उदाहरण, इसका उदाहरण बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे P/Q के फॉर्म में कैसे क्या होगा, जैसे बोलेंगे 3/5, ठीक है। तो देखिए ये जो नीचा में Q वाला जो है ये 0 नहीं ना है, तो यानी कि ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बोलेंगे कि -3/4, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा। तो देखिए P के जगह पर ये है, Q के जगह पर ये है, Q 0 के बराबर नहीं ना है, तो ये भी होगा, ठीक ना। उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए पूछेंगे -4, ये होगा परिमेय संख्या या नहीं, बताइए। तो इसमें P के जगह पर तो ये है -4। अब बताइए इसके नीचे में कुछ नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, इसका मतलब 1 रहता है ना। तो Q 1 हो गया, Q 0 नहीं ना है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए,
बाकी सब चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपका परिमेय संख्या होगा, ठीक है। यानी कि इस तरह। अच्छा, अगर हम सीधे पूछते हैं कि भाई बताओ 5 जो ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो 5 भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे में भी कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 होगा ना, तो यानी कि ये भी आपका परिमेय संख्या होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए, अब हम थोड़ा सा आपको एक नोट बताने जा रहे हैं, ठीक ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कौन किसके अंदर में होता है वो चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। परिमेय संख्या, उसके बाद ग्रेटर देन, उसके बाद पूर्णांक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद प्राकृत संख्या। देखिए, ये जो हम लिखाए हैं ना, ये क्या लिखाए हैं, सुनिए ध्यान से। ये जो हम आपको लिखाए हैं, कौन किससे किसके अंदर में है, ठीक है। तो परिमेय संख्या के अंदर में कौन होता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के अंदर में कौन होता है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के अंदर में कौन होता है? प्राकृत संख्या, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि भाई सबसे इसमें छोटा संख्या कौन है, तो सबसे छोटा ये है, प्राकृत संख्या, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बेचारा 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और पूर्ण संख्या क्या होता है? बेचारा ये 0 से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इनमें एगो बढ़ गया ना, 0 1 2, यानी कि इनमें तो एगो बढ़ गया। और पूर्णांक कौन होता है? पूर्णांक हम आपको बताए किए हैं कि ये जो होता है, ये माइनस इन्फिनिट से लेकर के प्लस इन्फिनिट तक होता है ना, प्लस इन्फिनिट तक होता है, तो ये हो गया। और परिमेय क्या होता है? ये बट्टों वाला आ गया, यानी कि माइनस इन्फिनिट से लेकर के प्लस इन्फिनिट तक होगा, साथ में ये बट्टा वाला भी आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सबसे बड़ा ये होता है, इससे थोड़ा सा छोटा ये होता है, इससे थोड़ा सा छोटा ये होता है, और इससे थोड़ा सा छोटा ये होता है, ठीक ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छा से। अब जो है, अब 9वां नंबर देखिए। 9वां नंबर में हम लोग को क्या सीखना है? इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। देखिए, इरेशनल को हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय। क्या बोलते हैं? अपरिमेय नंबर को संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या। तब आपसे पूछेगा कि भाई अपरिमेय संख्या कौन कौन होता है। जैसे हम बता रहे हैं, एक उदाहरण देखिए ना, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे हम बोलेंगे √2, √2 का वैल्यू आपको पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं है। तो उसी तरीके से √3, उसी तरीके से √5, उसी तरीके से पाई को याद रखिएगा खासकर, ठीक है। पाई का तो इतना बड़ा वैल्यू होता है कि 50,000 से भी ज़्यादा पॉइंट तक इसको ले गया, ठीक है। पॉइंट के बाद जैसे पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 होता है ना, तो इसको 22 को आप 7 से भाग दीजिए। ये पूरा कब कटेगा? पॉइंट के बाद भी अगर जाइएगा, यानी कि 7 दूना 14 17 21, देखिए 1 कट गया। आप पॉइंट दीजिएगा तो यहाँ पे 0, अब 7 कहें 7 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब फिर 0 डालिएगा, 17 से 28, यानी कि पॉइंट के बाद ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो वैसा ही पॉइंट के बाद जो बढ़ता जाता रहता है ना, उसी संख्या को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे √2 का वैल्यू है ना, तो पॉइंट के बाद ऐसे बढ़ता जाता रहता है, ठीक है। √3 का मान आप निकालिएगा तो ऐसे ही बढ़ता जाता रहता है, ठीक है। √5 का भी निकालिएगा तो ऐसे ही बढ़ता जाता रहता है। तो ये तो समझ गया कि अपरिमेय संख्या में इस तरीके का ये सब आता है, ठीक ना। और पाई को तो खासकर याद रखिएगा, और रूट वाला भी इसमें होता है। लेकिन अगर हम उसमें पूछेंगे √4 का होगा, 4 होगा कि नहीं, तो नहीं, √4 का वैल्यू 2 हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए √4 नहीं, यानी कि जिसका रूट निकलता है वो नहीं होगा, जिसका रूट नहीं निकलता है ना वो होता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, और यहाँ तक आपको समझ में आया है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब जो है 10वां नंबर में ये आता है REAL, रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? अभी बताए थे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि सर या भाई कोई भी अगर पूछेगा कि भाई वास्तविक संख्या किसको कहेंगे, तो आप ध्यान दीजिए, इसका एक फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक ना, याद हो जाएगा। परिमेय संख्या
प्लस अपरिमेय संख्या। देखिए, अगर आप परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को जोड़ दीजिएगा तो जो आएगा वो क्या कहलाएगा, वो वास्तविक संख्या। समझ में आया? तो अब बताइए हमको, परिमेय संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है जानते हैं? परिमेय संख्या जो होता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के से प्लस इनफाइनाइट तक होता है, और साथ में बट्टा वाला भी होता है, p/q वाला भी होता है। और अपरिमेय संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है? तो अपरिमेय संख्या जो होता है अभी हम बताए हैं कि रूट के अंदर में 2 हो गया, जैसे √5 हो गया या पाई हो गया, ये सब जो होता है सारा संख्या, ये जो आता है टोटल, ये टोटल क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। यहाँ तक आपको तो समझ में आया होगा। तो वास्तविक संख्या का ये फॉर्मूला को याद रखना है कि वास्तविक संख्या बराबर क्या होगा, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। यानी कि अगर आपको पहचानने के लिए बोलेगा कि वास्तविक संख्या है या नहीं, तो आपको याद रखना है कि परिमेय संख्या का भी मिल जाएगा तो समझिएगा कि वास्तविक संख्या होगा, और अपरिमेय का भी अगर कोई मिल गया तो समझिएगा कि वास्तविक संख्या होगा। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, और आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो अब हम लोग नया चीज़ देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का शर्त क्या है कि a बराबर होगा BQ + R, और इसमें इसका शर्त क्या है, मैंने यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने एक अपना इक्वेशन दिया। ठीक है, इक्वेशन में इन्होंने क्या कहा कि a होगा यह होगा किसके बराबर, B × Q + R के बराबर। ठीक है, और इसका क्या शर्त दिया कि ये जो R का जो वैल्यू होगा, R का वैल्यू इस B से कम होगा और 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका ये शर्त है, ये शर्त याद रखना है। कई बार परीक्षा में पूछ देता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जो R होता है, R का कहाँ से कहाँ तक मान होता है, तो 0 से लेकर के B तक होता है। ठीक है, अब ये A को क्या कहते हैं, B को क्या कहते हैं, Q को क्या कहते हैं, R को क्या कहते हैं, सो जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, A को कहते हैं हम लोग, A को कहते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। A को भाज्य कहेंगे। फिर B को क्या कहते हैं, B को कहते हैं भाजक। उसी तरीके से अब क्या है, Q है, तो Q को क्या कहते हैं, भागफल। ठीक है, और बच गया R, तो R को क्या कहते हैं, शेषफल। ये समझ में आया? तो अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए कि अगर यहाँ पर भाज्य, सॉरी साफ से लिख देते हैं। ठीक ना, भाज्य रहता है दिया हुआ, तो इसको हम भाग देते हैं, तो भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक। जिसे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, और जो इधर जो बनता है उसको क्या कहते हैं, भागफल। और नीचे में जो कुछ करने के बाद जो बचता है उसी को कहते हैं शेषफल। ठीक है, तो इसको अब ABQ के टर्म में इसको हम बता देते हैं आपको। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, और ये भी याद रखना है, और ये भी याद रखना है। अब इसको अब AB के टर्म बता रहे हैं। बताइए, भाजक को क्या कहते हैं, भाजक को क्या कहते हैं, B कहते हैं, B। और भाज्य को क्या कहते हैं, भाज्य को A कहते हैं, A। और भागफल को क्या कहते हैं, Q कहते हैं। अब शेषफल को क्या कहते हैं, शेषफल को R कहते हैं। तो इसको शॉर्ट में, इसी चीज़ को शॉर्ट में आसानी में आप ऐसे लिख सकते हैं कि BAQR। यहाँ तक समझ में आया? अब इसको ये जो 3-4 ऐसे करके लिखे हैं, इसको एक लाइन में बता देते हैं। ठीक है, एक लाइन में आपको इसको याद कैसे रखना है।
और एक लाइन में याद रखिएगा तो वो ज़्यादा आपको काम आता है, ठीक ना। देखिए इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसको एक लाइन में हम, या इसी को एक लाइन में कैसे लिखेंगे, आपको ध्यान दीजिए, एक ही बार में याद हो जाएगा, याद कर लेना है, ठीक है। भाज्य बराबर लिखना है, ठीक है। क्या, भाजक, उसके बाद गुना, अब क्या, भागफल, भागफल, उसके बाद शेषफल, शेषफल। देखिए ये काम आप बचपन में किए होइएगा, ठीक है। जैसे बताते हैं, अगर हम बोलेंगे अगर 8 को हमको भाग देना है 2 से तो क्या होगा, 2 चौका 8, ये कट गया यानी कि 0। तो हम क्या किए हैं, अगर मान लीजिए हमको ये लाना है, अगर ये हमको 8 लाना है तो हमको इससे इसमें गुना करना होता है, तो यानी कि 2 गुने 4, और जोड़ना लास्ट में कितना होता है, शेष जो होता है, सही ना। तो देखिए 8 बराबर चला तो ना 8 जोड़ 0, 0 से जुड़ता है तो वो इतना ही हो जाता है, ये बराबर ये हो गया। तो इसी चीज़ को यानी कि इसी को हम एक लाइन में ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद कर लेना है, ये फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला बोलेगा कि भाई कौन दिया था, तो ये यूक्लिड ने दिया था, ठीक है। अब इस फॉर्मूला का उपयोग कैसे करेंगे ये सब हम आगे इसी वीडियो में अभी हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, अरे कर दो भाई, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक ना। इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब जो हम लोग को सीखना है, अब HCF सीखना है, ठीक है। LCM तो आप लोग को आता होगा, LCM, और एक होता है HCF, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहले हम इस दोनों का रिलेशन का फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है कि HCF A, B का, ठीक है। अब जो आएगा उसको गुना कर देना है, LCM A, B का बराबर A गुना B। अब ये कैसे हुआ ये हम आपको कुछ समय में बताते हैं, ठीक ना। ये फिलहाल फॉर्मूला है, याद रखिएगा। HCF गुना LCM इक्वल टू, ये जिसका रहेगा ना उसी को गुना कर देते हैं, ठीक है, उसी के बराबर होता है। ये तो हो गया। अब आपको LCM निकालने तो आता होगा और HCF निकालने भी आता होगा, अगर नहीं आता है तो हम आपको अभी बता देते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपको देगा, बोलेगा जैसे मान लीजिए ना 6 और मान लीजिए जैसे 20 देते हैं, ठीक है। तो बोलेगा इस दोनों का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको HCF और LCM निकालना है, ठीक है। इस दोनों का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, HCF और LCM ज्ञात करें, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पूछता है आपकी परीक्षा में। तो इसको बनाएंगे कैसे, सो देखिए। तो आपको जो अंक दिया रहेगा उसको लिख देना है, यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। उसके बाद 6 दिया है और 20 दिया है, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। तो 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिख सकते हैं, यानी कि 3 दूना 6 हो जाएगा। उसी तरीके से एकदम छोटा छोटा टर्म में तोड़ना है। और आपको नहीं आएगा तोड़ने तो इसको ऐसे बचपन में जैसे करते थे, 6 लिख दीजिएगा, उसका सबसे छोटा से काटिए, कटना स्टार्ट कीजिए। 2 से कटेगा तो कितना, 3, और फिर ये कितना से कटेगा तो 3 से कटेगा, फिर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम लिखते हैं, 2 गुने 3 गुने 1, 2 गुने 3 गुने, अब लास्ट में कथी बचा हुआ है 1, तो 1 लिख दीजिए। चलिए उसी तरीके से 20 को अगर तोड़ने नहीं आता है तो ऐसे कर लीजिए, जैसे हम कर देते हैं 20 को, जैसे देखिए 2, तो ये क्या हो जाएगा 10 बार में लग जाएगा, फिर ये 2 से 5 लग जाएगा, अब ये कथी से लगेगा 5 से 1 हो जाएगा। अब इतना लिख दीजिए, 2 गुना 5 गुना 1, इसको मिटा दे। चलिए देखिए,
तो अब इसका आप क्या निकालना है, HCF। तो HCF निकालने के लिए क्या करना होता है, ध्यान से सुनिए। HCF जो होता है दोनों में जो कॉमन होगा, दोनों में कॉमन होगा, तो दोनों में क्या है, ये 2 कॉमन है और वो 3 नहीं में है, इनमें 3 है कहीं नहीं है। अब इसमें 2 है तो 2 ई 2 था तो ये तो काम हो चुका है इसका। अब इसके 2 के लिए अभी में 2 है नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 है नहीं है, इसमें 1 है तो 1 है, तो 1 को भी ले लीजिए कॉमन। तो देखिए HCF के लिए तरीका है, HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों को कॉमन, ये एक 2 आया कॉमन, 2 गुना, अब एक है 1, अब इसी को 2 गुने कितना हो जाएगा 2, यानी कि 6 और 20 का HCF कितना होगा, 2 होगा। तो आपको HCF तो समझ में आ गया। अब LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM क्या होता है, LCM के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन होगा वो तो लिखेंगे ही, उसको गुना, जो बाकी बचा रहेगा ना वो सब लिखेंगे। जैसे इसमें बचा हुआ है 3 लिख देंगे, इसमें बचा हुआ है 2 भी लिख देंगे, इसमें बचा हुआ है 5 भी लिख देंगे, और फिर दोनों में कॉमन है 1 तो 1। जो कॉमन वाला रहेगा ना वो एक ही जगह लिखाता है, कॉमन वाला एक ही जगह लिखाता है, ठीक है। और जो बचल रहेगा वो सब लिख देते हैं। तो याद रखिएगा LCM में बचा हुआ चीज़ भी लिखा जाता है, बचा हुआ अंक भी लिखा जाता है, लेकिन HCF में जो दोनों में कॉमन है खाली वही लिखाता है, ठीक है। अब इसको आप तो गुना कर सकते हैं आप, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे कितना होता है नहीं पता है, हम बता दें 60 होता है। समझ में आया। तो यानी कि 6 और 20 का LCM 60 होता है और HCF 2 होता है। तो ये जो विधि बताया ना कैसे कैसे निकालना है, यही विधि क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाता है। यही विधि कहलाता है HCF और LCM का अभाज्य गुणनखंड विधि। यहाँ तक समझ में आया। चलिए और अब इसको अगर मान लीजिए अब थोड़ा सा इसको दूसरे तरीक़ा से अगर आप आपसे पूछेगा क्वेश्चन। अच्छा एक और बात बताइए हमको, आपसे कोई पूछेगा कि जैसे यहाँ पर हम HCF लिखे हैं, ठीक है, तो HCF का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा, बचपन में सीखे होइएगा, LCM भी आप सीखे होइएगा, HCF भी सीखे होइएगा, और आपको नहीं याद है नहीं पता है तो आप समझिए, लेकिन हम अभी बता देते हैं HCF के बारे में, ठीक ना। HCF के बारे में अगर कोई पूछेगा कि HCF का मतलब क्या होता है, तो HCF का मतलब होता है कि वह बड़ा से बड़ा संख्या जिससे सभी दिए गए संख्याओं में भाग लग सके। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया था, 6 दिया गया था और 20 दिया गया था, तो इस दोनों का जो वैसा संख्या निकालना है, वैसा सबसे बड़ा संख्या निकालना है जो जिससे इसमें भी भाग लग सके और इसमें भी भाग लग सके। तो देखिए इसमें हम 2 निकाले हैं, तो 2 से 6 में भी भाग लग सकता है और 2 से 20 में भी भाग लग सकता है। तो ये याद रखिएगा। इसको हम लिखा दें क्या, लिख लीजिए, हम लिखा देते हैं, वह बड़ा से बड़ा संख्या जिससे सभी दिए गए संख्याओं में भाग लग सके वह HCF होता है, वह HCF होता है, ठीक है। या इसी को आप जनरल लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं अपना अंदाज में, तो लिख लीजिए, HCF का मतलब होता है कि वह बड़ा से बड़ा संख्या जिससे सभी दिए गए संख्याओं में भाग लग सके, ठीक है। चलिए तो HCF निकालने का तरीका हमें ये तरीका निकाल बता दिए। इस तरीका को बोलेगा कौन तरीका नाम है, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। चलिए अब इसका एक HCF का कोई एक दूसरा तरीका हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये आसान लगा है तो अच्छी बात है, अगर ये आसान नहीं लगा है तो आपको वो आसान लगेगा, वो भी सीख लीजिए। लेकिन आपको अगर बोलेगा परीक्षा में अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाने के लिए तो ऐसे ही बनाना होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक नोट हो गया, नोट कर लीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, ठीक है, बोलेगा कि भाई 44 है और 5 है मान लीजिए, ठीक है। तो आपको बोलेगा इतना और इतना का HCF ज्ञात करें, ठीक है। आपको सीधे पूछ दिया कि इतना और इतना का HCF ज्ञात करें, तो आपको क्या करना है, इसमें नहीं कुछ बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाइए भाई, कुछ भी सीधे अगर ऐसे बोल देगा ना, ऐसे ब्रैकेट दे करके देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे बड़ा वाला को बीच में लिख देना है और जो छोटा वाला रहेगा ना उससे आपको भाग दे देना है, कोई दिक्कत। सबसे बड़ा वाला को बीच में लिख देना है और जो छोटा वाला रहेगा उससे भाग दे देना है, ठीक है। अब इसको भाग दीजिए,
तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 36, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45 हो जाता है। तो हमको 5 8 40 से होगा। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग आता है ना, यहाँ पे घटाना होता है। तो ये 4 और ये कट जाएगा। अब बताइए, पूरा तो कटा नहीं, लेकिन हमको निकालना क्या है, HCF। तो HCF के लिए क्या करते हैं, अगर न जब तक पूरा पूरा नहीं कटेगा तब तक हम इसको काम करते रहेंगे। लेकिन कैसे काम करेंगे, ऐसे 4 हुआ, फिर से अब यहाँ पे भाग का साइन देंगे, ठीक है। अब ये जो है इसको हम यहाँ से ला करके यहाँ पे डालेंगे, ठीक ना, 5। अब किससे भाग देंगे, 4 से। तो 4 से 5 में, तो 4 एक ही लगेगा, तो फिर 1 हो गया। अभी भी पूरा पूरा नहीं कटा, फिर से हम इसको भाग का साइन देंगे। अब इसको हम फिर से यहाँ पे डालेंगे। अब बताइए, ये 4 बार में कट जाएगा, 4 पूरा पूरा कट गया। तो बताइए, पूरा पूरा जो कटा है किसी से कटा है, तो इससे ना कटा है। बात समझ में आया, पूरा पूरा जिससे कटेगा वही उसका HCF होगा। तो यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, 44 5 का HCF इक्वल टू कितना, 1 होगा। ये आपका आंसर हो गया। इसको आप A मान, जो बड़का रहेगा उसको A भी मान लीजिए, मान सकते हैं, और छोटका वाला को B मान सकते हैं, जो भी हम कुछ टाइम पहले A B और Q R बताए हैं, ठीक है। तो उतना ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे पूछेगा, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछे हुआ है, तो आपको ऐसे फटाक फटाक बता देना है। और यहाँ बनाने से पहले आपको यहाँ पर हल लिख दीजिएगा, ठीक ना। तो ये समझ में आया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इस पर हम एक और क्वेश्चन करा देते हैं, ताकि आपको समझ में पूरा पूरा अच्छा से आ जाए, ठीक ना। अब देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन मान लीजिए हम यहाँ पे 7 और यहाँ पे हम 52 देते हैं, ठीक है। यानी कि इतना का HCF ज्ञात करना है, ठीक है। इतना का क्या करना है, HCF। तो हम क्या बोल रहे हैं, इस दोनों में जो बड़का रहेगा, बड़का को आपको बीच में डाल देना है। तो बड़का 52 है, बीच में डाल दिए, और छोटका से भाग देना होता है। छोटका कितना है, 7। अब बताइए, 7 7 तो 49 होता है, तो 49। अब बताइए कितना होगा, 10 11 12, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा। अब ये पूरा पूरा नहीं कटा, तब ये वाला को हम यहाँ पे उतार देंगे, 7। अब कितना बार में, 3 दूना 6, 1 नहीं कटा पूरा, फिर से इसको हम उतारेंगे। चलिए, 3 बार में कटेगा, पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा किससे कटा, इससे कटा, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1। कैसे लिखेंगे, 7 और 52 का HCF कितना हो जाएगा, 1 ANS, यानी कि आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए, अब इसमें एक नोट आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसको नोट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। यदि R बराबर अगर 0 होगा तब B को ही HCF कहते हैं, या कहते हैं। मतलब क्या हुआ, समझ लीजिए। जैसे इसी क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें भाज्य कितना था, 52 इक्वल टू, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, याद है, भाजक लिखते हैं। तो भाजक ये कटा है किससे, इससे 1, और भागफल कितना, उसके बाद भागफल लिखते हैं तो 3, और बताइए शेषफल कितना है, 0। तो हम क्या बताए हैं, यदि R का वैल्यू 0, यानी कि R का वैल्यू 0 होगा तब B को ही HCF कहते हैं। तो इसमें ये A होता है, ये B होता है, और ये Q होता है, और ये R होता है। तो A इसमें क्या, यदि R 0 होगा तब B को ही HCF कहते हैं। तो इसमें B कितना है, B 1 है, तो यानी कि 1, वही यहाँ पे 1 आंसर आया है ना। इस तरीके से भी 1 आंसर आ गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और अगर यहाँ तक समझ में आया है तो अब अगर आप चाहिएगा कि ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन बनाने का, तो आपसे क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन बन जाएगा। वैसे बनेगा तो बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है। हम सारे चैप्टर का एकदम पहले थ्योरी आपको देंगे अच्छा से उदाहरण के साथ, और उसके बाद हम आपको सारे चैप्टर का अच्छा से हल करके देंगे, वीडियो डालेंगे, ठीक है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटी भी दबा लीजिएगा। आपको तो दबाने आता ही होगा, हम जानते हैं। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।
मेरे भाई